स्टार्ट। सो हाय गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पीयूएलएलबी के अंदर ज्यूरिस्प्रूडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होल्ड करता है। ये उस ज्यूरिस्प्रूडेंस को कवर करने के लिए पार्ट 2 है। 7 सीरीज पार्ट्स के अंदर ज्यूरिस्प्रूडेंस में कवर करवा दूंगा और 8, 9, 10 सीरीज जो है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस की बेसिकली रिवीजन होगी आप लोगों के साथ। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में नेचुरल स्कूल्स एंड हिस्टोरिकल स्कूल से हम कवरेज आज इस क्लास के अंदर करेंगे। सो नेचुरल स्कूल और हिस्टोरिकल स्कूल की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस हाइपोथेसिस है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉ। तो वेरियस स्कूल्स के अंदर डिवाइडेड है, 5 स्कूल्स ऑफ लॉ जो है वो हम कवर करेंगे। काइंडली आप पन्नी प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग चाहते हैं तो आप चंडीगढ़ में सेक्टर 22D में हमारी एकेडमी सिचुएटेड है, जहाँ पर आप PULLB, जुडिशरी, क्लैट PG, UGC नेट की कोचिंग जो है वो आप ले सकते हैं। सो ज्यूरिस्प्रूडेंस हाइपोथेसिस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉ एंड 5 मेजर स्कूल्स हैं: नेचुरल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, रियलिस्ट स्कूल, सोशलिस्ट स्कूल और एनालिटिकल स्कूल। ठीक है, नेचुरल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, रियलिस्ट स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल एंड एनालिटिकल स्कूल, ये आते हैं। इसको आप एक बार प्लीज लिख सकते हैं, वैसे हम लोग इसको जब करेंगे तो हो जाएगा। आप सिर्फ इतना लिखिए दैट देयर आर 5 स्कूल्स ऑफ लॉ, दैट देयर आर 5 स्कूल्स ऑफ लॉ, बिकॉज एनीवेज यू विल रिमेंबर इट, राइट। नेचुरल लॉ स्कूल क्या है? जनरली लॉ ऑफ द नेचर है, नेचर से जो लॉ आया है वो ये आता है। सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस थ्योरी इज दैट देयर इज अ हायर लॉ बेस्ड ऑन मोरालिटी एज अगेंस्ट द वैलिडिटी ऑफ ह्यूमन लॉ व्हिच कैन बी मेजर्ड। सो फॉर एग्जांपल, मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा। कई बार फांसी की पनिशमेंट देते वक्त ये बोला जाता है, अबॉलिश करते वक्त, कि क्या आपने प्राण दिए थे उस बंदे को जो आप उसके प्राण ले रहे हो? वेदर यू हैव गिवन हिम लाइफ, वो तो नेचर से आई। या फिर इसका मैं आपको उच्च उदाहरण दे सकता हूँ, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और मिनर्वा मिल्स केस, जहां पे बोला गया कि लाइफ एंड लिबर्टी जो है कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको देता थोड़ी है। जो आप उस बंदे को कैद कर दोगे और बोलोगे कि इमरजेंसी में कैद कर भी दिया या मार भी दिया तो चलेगा बिकॉज लॉ ने किया, नो। दैट इज ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेचुरल लॉ स्कूल कहता है कि भाई उसकी आजादी, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका फ्रीडम ऑफ लिविंग, राइट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ, आर्टिकल 21 के अंदर, 20 के अंदर जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, ये डबल जियोपार्डी है, वो प्रोटेक्टेड है भाई उससे, वो नहीं होगा सस्पेंड इमरजेंसी के अंदर भी। तो नेचुरल स्कूल के अंदर, वो नेचुरल स्कूल से तो आ रहा है दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज मेयरली अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, सर्टेन मॉरल लॉस कैन नॉट गो अगेंस्ट विदाउट लूजिंग इट्स मॉरल और लीगल कैरेक्टर। ठीक है, मोरालिटी और लॉ के अंदर इसमें डेफिनेटली है। नेचुरल लॉ इज द मॉरल थ्योरी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, लिख लीजिए इसको प्लीज, बेस्ड ऑन एथिक्स एंड मॉरल्स। एंड ये स्कूल बोलता है कि व्हाट इज करेक्ट दैट शुड बी डन। ये मतलब बोलता है कि भाई ये नहीं कि रूखी सूखी रोटी खाओ आप ज्यूरिस्प्रूडेंस के नाम पे, वो करो जो सही है, जो होना चाहिए, जो है नहीं, जो होना चाहिए। तो फोकस इज ऑन द लॉज ऑफ नेचर। ठीक है, और नेचुरल लॉ कहता है कि सारे लॉज को बोलता है कि उसका जो नेचुरल लॉ है उसका डिवाइन ओरिजिन है, भगवान से दिया गया है। और ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल लॉ है कि ये लीगल सिस्टम को एक यूनिवर्सल ऑर्डर में मानता है। अब नाउ अगेन, जैसे मैं कहूंगा, इसमें जो नेगेटिविटी आती है वो ये आती है कि जैसे क्रिश्चियंस का गॉड अलग है, मुस्लिम्स का गॉड अलग है, और हिंदूज का गॉड का कंसेप्शन बिल्कुल अलग है। तो जैसे क्रिश्चियनिटी में सिन का कंसेप्ट है, नरक का कंसेप्ट है उसमें, इस्लाम में भी कयामत का कंसेप्ट है, स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट है। अब स्वर्ग में आप जाते हैं कुछ डीड्स करने से, वहां पर आप स्वर्ग में जाते हैं कुछ और डीड्स करने से। हिंदुइज्म में आप परमात्मा स्वयं भी बन सकते हैं, हम ब्रह्मास्मि, अगर आप हायर स्टेजेस ऑफ में चले जाएं तो आप बन सकते हैं। तो जैसे उसका उदाहरण है, मुख्यतः हनुमान का एग्जाम्पल लेंगे कि प्रभु जब मैं आपको एज अ राजा देखता हूं तो मैं आपका सेवक ही हूँ, जब मैं आपको पर ब्राह्मण देखता हूं तो मैं आपका पार्ट ही हूँ, और जब भक्त देखता हूँ तो मतलब मैं बेसिकली आपका सेवक हूँ, आपका पार्ट हूँ। अलग अलग चीजों के अंदर वो चीज आ जाती है। लेकिन ऐसी चीजें कुछ बाकी क्रिश्चियनिटी वगैरह के अंदर, क्रिश्चियनिटी में डायरेक्ट बोला गया दैट देयर इज अ सन ऑफ गॉड एंड वी आर नॉट सन ऑफ गॉड, ही वाज डिलीवर्ड टू डिलीवर अस फ्रॉम सिन, ओरिजिनल सिन जो एडम एंड ईव का हो। तो अब व्हाट इज सिन, व्हाट इज नॉट सिन, तो कोशिश तो करता है नेचुरल स्कूल, लेकिन कवर वो नहीं कर पाता। इसका क्रिटिक है ये। ठीक है, एंशिएंट थ्योरी, मिडीवियल थ्योरी, रिनेसेंस थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी। अब एंशिएंट थ्योरी में चले जाओ तो ग्रीक थॉट सिस्टम आ जाएगा इसमें। मिडीवियल में आप देखेंगे तो वो क्रिश्चियनिटी वाला एरिया आ जाएगा। रिनेसेंस में देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी को जिसमें रिजेक्ट किया गया, नेचुरल लॉ स्पीकर आए वो आ गया। और मॉडर्न थ्योरी जो आप देखेंगे,
सोक्रेट्स, देखो अब आगे ग्रीक थॉट्स, देयर इज अ नेचुरल फिजिकल लॉ, देयर इज आल्सो नेचुरल लॉ। उन्होंने बोला जैसे फिजिक्स है वैसे ही नेचुरल लॉ भी है, ठीक है, वैसे ही नेचुरल लॉ भी है। तो सोक्रेट्स नेचुरल लॉ के थिंकर्स में आएंगे। तो आप नेचुरल लॉ लिख लीजिए, उसके आगे सोक्रेट्स लिख लीजिए। एरिस्टोटल ने कहा कि लाइफ ऑफ मैन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन विच इज क्रिएटेड बाय गॉड एंड सेकंड इज इन द रीजनिंग, ठीक है। और उसने बोला कि इट इज थ्रू रीजन अलोन दैट he can discover the principles of natural justice. So this you can write in front of the line of Aristotle. It is through reason alone that he can find the principle of natural justice. मतलब बोला कि लॉ है, भगवान ने दिया और एक उसका रीजनिंग बेस्ड है, बट रीजन से वो फाइंड करता है कि फर्स्ट वाला क्या है। इट इज थ्रू रीजन विच वन कैन डिस्कवर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। It is through reason that which one can discover the principle of natural justice. Aristotle is considered to be the founding father of natural law school and gave this theory a very solid ground so it could develop naturally. Aquinas, Thomas Aquinas ने define के law को as an obedience of reason for the common good made by him who has the care of the community and promulgated. He divided the law into four stages: law of God, natural law, divine law and human laws. तो ये very very important, Thomas Aquinas law को define किया as the obedience of reason for the common good made by him who has the care of the community and promulgated. तो इन्होंने बोला कि देखो चार टाइप के लॉज आते हैं, पहले लॉ ऑफ गॉड आता है, फिर नेचुरल लॉ आता है, फिर डिवाइन लॉ आता है और फिर ह्यूमन लॉज आते हैं। तो इनके डिवीजन को कर लें, बिकॉज पेपर में पीओएलएलबी में आपसे डायरेक्ट पूछेंगे भाई लॉ ऑफ गॉड, नेचुरल लॉ, ह्यूमन लॉ, डिवाइन लॉ किस किसने दिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Natural law is the part which reveals itself in the natural reason. This is applied by human beings to govern their affairs and relations. According to Aquinas, positive law must conform to natural law. तो जो भी आप लॉ ला रहे हैं वो इक्विटी के साथ होना चाहिए, वो लाइफ एंड लिबर्टी के हिसाब से होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे नेचुरल लॉ की धज्जियां उड़ गई। जैसा बोला गया कि आप कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं ला सकते, जैसे मैं बोलूं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, मैक्सिमम 3 महीने की ही हो सकती है। आप ऐसे नहीं करोगे एक बंदे को काल कोठरी में डाल दिया, अरे यार तो उसकी प्राण ले लो, आप उसको डेथ दे दो विच इज ऑनरेबल। ऐसा नहीं कि उसको जिंदा जी आप मार रहे हो, जैसे हम टॉर्चर देखते हैं, टॉर्चर नहीं दिया जाता है, ठीक है। पॉजिटिव लॉ इज वैलिड ओनली टू द एक्सटेंट विच इज कंपैटिबल विद नेचुरल लॉ। जब आप हम ऑस्टिन स्कूल पढ़ेंगे तो उसमें बोलेगा लॉ लॉ है, लेकिन ये आप देखोगे तो ये मिडिवल थ्योरीज में नेचुरल लॉ स्कूल का एक पार्ट है, वो अलग चीज आ रही है। रेनेसांस, इमर्जेंस ऑफ न्यू आइडियाज आए, डेवलपमेंट फील्ड कॉमर्स की हुई तो इसमें नेशनलिज्म की आए, और डोमिनेंस ऑफ चर्च इसमें खत्म होगी जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ पे रीजन बोल दिया गया। तो यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आ गई। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में थॉमस हॉब्स आए, ठीक है। तो थॉमस हॉब्स जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर है, सोशल कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म। तो इन्होंने बोला कि सोशल कॉन्ट्रैक्चुअल हाइपोथेसिस जो लीगल पॉजिटिविटी है, जो ऑस्टिन स्कूल का थॉट है, उन्होंने बोला ऑल मैन कुड कंकर व्हाट दे लुक्ड फॉर, सब लोगों को सुख चाहिए, बट वो लायबल टू डिस्प्यूट है, बिकॉज आपको सुख मान लो प्रॉपर्टी में मिल रहा है, दूसरा बंदा भी आपकी प्रॉपर्टी चाह रहा है, तो इट इज लायबल टू डिस्प्यूट दैट ब्लिस। सो दे येट दैट अ कॉम्प्रिहेंसिव अकॉर्ड कुड कंफर्म टू व्हाट दे ड्रेडेड, तो इसलिए आप रूल्स बनाइए, ठीक है। इसने बोला कि natural law was characterized as how a sound person look to endure and flourish. It could be found by thinking about mankind's natural rights, prior understandings. As Hobbes would like to think, the primary way that a natural law could win was by all men submitting to the directions of a sovereign. इसने बोला कि भाई ठीक है नेचुरल लॉ तो है, पर एक सोवरन उसको एनफोर्स करेगा उन्हीं नेचुरल लॉ प्रिंसिपल को, नहीं तो डिस्प्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला, सिविल लॉ इज द रियल लॉ एज इट इज कमांडेड एंड एनफोर्स्ड बाय द सोवरन। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, हु सेड दैट सिविल लॉ इज द रियल लॉ? Who said that civil law is the real law? तो थॉमस हॉब्स। और थॉमस हॉब्स की देखो, इट कैन बी राइटली सेड अकॉर्डिंग टू रेक्स इज लेक्स, किंग कैन डू नो रॉन्ग, क्योंकि इसने बोल ही दिया ना कि सिविल लॉ मेन लॉ है,
किंग ही एनफोर्स करेगा नेचुरल लॉ को, नहीं तो डिस्प्यूट ही बहुत हो जाएंगे, और डिस्प्यूट होंगे तो आप कहाँ जाओगे, तो किंग के पास जाओगे रिजॉल्व कराने के लिए, और किंग कैन डू नो रॉन्ग। लेकिन इसका कितनी गलत बात है ना, किंग कैन डू नो रॉन्ग, किंग कैन ऑब्वियसली डू रॉन्ग, ह्यूमंस आर फॉलिबल। देखो ह्यूमन इज नॉट अ देवता, काइंडली प्लीज अंडरस्टैंड, विच इज अ वेरी, बहुत बेसिक सी चीज होती थी हमारी इसके अंदर साइकी में, खास करके अगर हम सनातन धर्म की साइकी की बात करें तो बहुत क्लियर था कि ह्यूमंस आर फॉलिबल, द देवताज आर इनफॉलिबल। अब अगर मान लेते हैं आप अग्निदेव से प्रेयर कर रहे हैं, शिव से प्रेयर कर रहे हैं, या फिर विष्णु से प्रेयर कर रहे हैं, या फिर, तो वो देवता जो है वो आपको काफी जन्मों जन्मों का तक देख लेते हैं एक साथ ही। आप तो बाकी तो ह्यूमन तो फॉलिबल ही है, उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, पुत्र वधु है, पौत्र है, नाते हैं, उनको बायसेस होते हैं। ह्यूमंस आर हैवीली बायस्ड बाय द वे, कभी ये मत सोचना आप बायस नहीं है, बायसेस होते हैं हमारे अंदर, हमें पता भी नहीं लगता, बायस हो जाता है। तो रेक्स इज लेक्स, किंग कैन डू नो रॉन्ग, और सिविल लॉ इज द रियल लॉ। तीन चीजें देखो हॉब्स की निकल आई इसके अंदर। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, हुगो ग्रोशियस, ठीक है, ग्रोशियस को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ किसे बोला जाता है, हुगो ग्रोशियस को। ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, ही इज डिफाइंड एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ह्यूगो ग्रोशियस। तो उन्होंने नेचुरल लॉ के ऊपर ही बनाया, क्योंकि देखो अगर आप इंटरनेशनल लॉ भी देखेंगे तो वो बोलेंगे कि हाँ जी नेचुरल ही है कि दो स्टेट्स आपस में मैत्री का भाव रखें, आपस में ट्रीटीज करें अच्छे से, ठीक है। नेचुरल लॉज फॉर वेरी डेफिनेटिव एंड विद और विदाउट द कॉन्फिडेंस इन गॉड, ठीक है। और मेड अ मैटर ऑफ लॉयर्स इन थिंकिंग बाय वेरी नेचर नेचुरल लॉज वर डेफिनेटिव इन देमसेल्व्स विद और विदाउट द कॉन्फिडेंस इन गॉड। उन्होंने बोला है तो नेचर से ही आप डिराइव कर सकते हैं, तो क्रिश्चियन या नॉन क्रिश्चियन हो, नेचुरल उसके अंदर आ जाते हैं। ग्रोशियस एडिशनली एडवांस द आइडिया दैट सिंपली वॉर एज अ वॉर व्हिच वाज रिक्वायर्ड बाय नेचुरल नेशनल सेलेस्टियल लॉ इन स्पेसिफिक कंडीशंस। तो इन्होंने लॉ को थियोलॉजी और रिलीजन से हटा दिया, और नेचुरल लॉ जो है वो अब क्योंकि जैसे लिबर्टी है, लिबर्टी ऐसा नहीं बोला कि हिंदूज ने दिया है, इस्लाम ने दिया, अभी क्या बोलते हैं, लिबर्टी तो बंदे का नेचुरल लॉ है, रीजन से ही पता लग रहा है कि वो बंदा फ्री है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिटैच कर दिया लॉ को, थियोलॉजी से डिटैच करने का काम जो है नेचुरल लॉ में हुगो ग्रोशियस ने किया। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर वन, मॉडर्न फ्रेमवर्क रखा नेचुरल लॉ का, ये पूछा जा सकता है किसने रखा नेचुरल लॉ का मॉडर्न फ्रेमवर्क। दूसरा, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तीसरा, हु डिटैच्ड रिलीजन फ्रॉम नेचुरल लॉ। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, देखो कैसे कैसे सिस्टम से चल रहा है ना। जॉन लॉके, देखो 1632 से 1704, बहुत पुराने पुराने वो हैं, ठीक है। He safeguarded the case that men are commonly free and equivalent against claim that God has made all individual naturally subject to a ruler. He contended that individuals have rights, for example the privilege to life, freedom and property, जो हमारे अब उसके अंदर दिया जाता है। Men are naturally free, तो लॉके ने बोला मेन के पास क्या क्या है, प्रिविलेज टू लाइफ, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी। तो लिखिए आप, लॉके ने क्या बोला, प्रिविलेज टू लाइफ, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि किसने बोला प्रिविलेज टू लाइफ, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी, कौन से ऐसे थिंकर हैं, तो जॉन लॉके। ऑल्सो आपका एक होमवर्क है, आपने इन थिंकर्स की नेशनैलिटी को प्लीज कर लेना है, कि जॉन लॉके कहाँ से बिलोंग करते हैं, थॉमस हॉब्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे इस बार का क्वेश्चन आया था ऑस्टिन कहाँ के थिंकर थे, तो ऑस्टिन इज अ ब्रिटिश थिंकर, ठीक है जी। अब देखो नौके ने क्या बोला, नौके ने बोला कि मैन आर नेचुरली फ्री, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि डिफेंस के लिए, जहां पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी पोर्शन एक रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि गारंटी मिले स्टेडी एग्रीबल हैप्पीनेस की रिगार्डिंग देयर लाइफ, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी। कि आप हम साथ में इसलिए रह रहे हैं कि हम पता है कि हाँ यार वो हिस्सा तेरा, ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा तेरा, इसलिए नहीं रह रहे हैं कि स्टेट बोले सारा हिस्सा मेरा है। लॉ के एडिशनली प्रोटेक्ट्स द गाइडलाइंस ऑफ डोमिनेंट पार्टी रूल एंड द डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिशियल फोर्सेस। देखो हेगल आया फिर, इन्होंने बोला हिज फेम इज द नेक्रोटिक वन, स्टेट एंड लॉ बोथ आर डेवलपमेंटल। सो इफ द, तो यहाँ पे इन्होंने बोला डिफरेंट अपीयरेंस ऑफ सोशल लाइफ इंक्लूडिंग लॉ आर द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट यूनिक प्रोसीजर, और ह्यूमन सोल जो है एंड्स अप एज अ प्रेजेंट एज द मेन थॉट ऑफ स्पेसिफिक रिकॉर्डेड एज। तो इन्होंने बोला डेवलपमेंट स्टेज के अंदर रहता है, और लॉ भी जो है वो सोसाइटी के हिसाब से चल रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ एडवांसमेंट हमेशा रहती है, पॉसिबिलिटी ऑफ एडवांसमेंट। फिर आए आपके रोजियो, रोजियो आए,
और सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको बोला जाए कि किस थ्योरी के अंदर बेसिक है, तो रोजियो के आपने नाम लेना है इसके अंदर, दैट यहाँ पे बोला गया कि स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होने चाहिए गवर्नमेंट के विथ स्पेसिफिक लिमिटेशन नेचुरल टू एन इंट्रीगेट प्रेजेंट डे सिविल सोसाइटी। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो हर एक इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी दे अपने आप को डिस्कवर करने की, विथ स्पेसिफिक लिमिटेशंस नेचुरल टू एन इंट्रिकेट प्रेजेंट डे सिविल सोसाइटी। नेचुरल क्या है? अब देखो, आपको मैंने फ्रीडम दी जीने की, पर आपको ये फ्रीडम नहीं कि आप मुझे चांटा लगा दो। तो बोला यस होनी चाहिए, बट इंट्रिकेट ऐसा है कि उन पे लिमिटेशंस भी हो कुछ स्पेसिफिक, सारी नहीं स्पेसिफिक। जब तक प्रॉपर्टी और लॉज एग्जिस्ट करेंगे तब तक इंडिविजुअल्स कैन नेवर बी अटरली फ्री। सब कुछ थोड़ी कर सकते हो आप, नंगे घूम रहे हो मान लो इस क्लास में, आपको बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, कैंट कैंट ने बोला करंट रीजनिंग दी, और यहाँ पे इन्होंने बोला कि कोपरनिकन टर्न इनका काम है। Opportunity of man as indicated by his will and the moral purposes is commonly correlative because no moral hypothesis is conceivable without man's opportunity of self assurance। इसको प्लीज डायरेक्टली लिख लीजिए, डायरेक्ट पूछते हैं। तो कॉमन मैन की जो विल है, बोलते हैं ना एज अ मैन कैन विल देयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वही वो बोल रहे हैं कि जब तक मैन की विल है, सेल्फ एश्योरेंस है कि मैं कर सकता हूं, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ अ मैन इज इंडिकेटेड बाय हिज विल and the moral proposes are commonly correlated because no moral hypothesis is conceivable without a man's opportunity of self assurance। The problems are created by the new changes and developments demanded political and concrete solutions। Individualism gave way to collective outlook। Modern sciences political theory started preaching that there are no absolute and interchangeable principles। और मॉडर्न हिस्टोरियंस ने रिजेक्ट कर दिया सोशल थ्योरी को, बोला मिथ है। ऑल दिस फैक्टर्स गिव अ स्ट्रांग ब्लो टू नेचुरल लॉ। फिर आपके फिर लेजिस्लेशन आ गया, उन्होंने बोला नहीं, सोवरन जो लॉ बनाता है वही लॉ है। ठीक है, ये इसके डिक्लाइन के फैक्टर्स हैं। अब हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में चलते हैं। इसको मैं बेसिक अगर आपको बताऊं तो हिस्ट्री से ज्यूरिस्प्रूडेंस बनती है, हिस्ट्री से ज्यूरिस्प्रूडेंस बनती है, ये इनका मेन आइडिया है। और इट केम एज अ रिएक्शन टू नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। इन्होंने, क्योंकि नेचुरल लॉ स्कूल में क्या बोला कि लॉ ओरिजिनेट करता है डिवाइन पावर से। नेचुरल लॉ इज आल्सो कॉल्ड द इटर्नल लॉ। इट एग्जिस्ट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद मॉरलिटी एंड इंटरनेशनल ऑफ गॉड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सम रेलिवेंस ऑफ नेचुरल लॉ को इन आर्टिकल्स में दी। तो हिस्टोरिकल स्कूल क्या बोलता है? तो हिस्टोरिकल कहता है कि नहीं, फॉर्मेशन ऑफ लॉ पे जो है वो डिवाइन ऑरिजिन पे नहीं, वो बंदों ने बनाया है, इंसानों ने बनाया। इट अपोजेस द आइडियोलॉजी ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या बोलता है कि भाई जो स्टेट है वो कोई भी लॉ बना सकता है। ये कह रहे हैं नहीं, कोई नहीं बना सकता, जो हिस्ट्री से बनता हुआ आ रहा है वही मान्य होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी ना न्यू लॉ आ रहा है कि बोल रहे हैं कि न्यू लॉ कि हम गेस को मैरिज का राइट होना चाहिए हिंदू मैरिज एक्ट में। उसका मेन ऑपोजिशन क्या है कि जो हमारे लॉज हैं उसमें मैन और वुमेन की ही शादी है। जो हिंदू ऋषि ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जो मैन और मैन शादी कर रहे हैं, या फिर दो ट्रांसजेंडर कर रहे हैं, या दो बायसेक्सुअल लोग कर रहे हैं, या लेस्बियन लोग कर रहे हैं, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। उनके में पता ही नहीं है बंदा कौन है, वुमेन कौन है, या हु इज प्लेइंग द डोमिनेंट पार्ट, हु इज प्लेइंग द पैसिव पार्ट। तो नहीं पता है आपको जब, तो प्रॉपर्टी राइट्स नहीं हो सकते, बच्चे के राइट्स नहीं हो सकते, इंटरचेंजेबल। तो वो उसको बोला गया है तृतीय प्रकृति। that yes, there is a third nature of sexuality, there is a tritiya prakriti, that neither you like the opposite gender but you like your own gender। तृतीय प्रकृति बोला गया है। लेकिन उनके लिए कोई मैरिज लॉज नहीं थे। नॉर्मल है, मतलब एक्सेप्शन है टू द नॉर्मल, बट इट इज नॉट नॉर्मलाइज्ड कि उनको मैरिज के राइट्स दे दो कि दो बंदे शादी कर रहे हैं, बिकॉज बहुत उससे हुआ। ये हिंदू लॉ की ओरिजिनल पोजीशन है। तो पिटीशन आई, उसने बोला कि नहीं, हिंदू लॉ में ही हमें वैलिडिटी चाहिए। तो कोर्ट ने बोला कि हिंदू लॉ में तो खैर नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो स्पेशल लॉ में मिलेगी कोई, क्योंकि हिंदू लॉ में चेंज करने का मतलब है कि ये कहीं हिंदूज में एक्सेप्टेड थी बात। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज पॉजिटिव लॉ। ठीक है, हिस्टोरिकल स्कूल लेड एम्फेसिस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लॉ बाय पीपल थ्रू कस्टम एंड हैबिट्स, नॉट बाय द जजेस एंड सुपीरियर अथॉरिटी। Montesquieu, Sir Henry Maine ने first jurist to adopt the historical method of understanding the legal institution was Montesquieu। और इन्होंने बोला कि irrelevant है डिस्कस करना लॉ इज गुड और बैड, बिकॉज लॉ डिपेंड्स ऑन द सोशल, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन सोसाइटी। और इन्होंने बोला लॉ इज द क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट,
local situation, accident or imposture. He was of the view that law must change according to the changing needs of the society. ठीक है, तो जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे चेंज हो जाना चाहिए. वन ऑफ द बेस्ट नोन वर्क्स ऑफ मंडेस्की वाज स्पिरिट ऑफ लॉज. देखो ये क्वेश्चन आया डायरेक्ट पीयू में पिछले साल, यहाँ पे आ गए. ठीक है, तो इन्होंने बोला लॉज सोसाइटी के हिसाब से चेंज होते रहने चाहिए. सोसाइटी से बनते हैं तो जैसे सोसाइटी चेंज हुई तो लॉज भी चेंज हो जाएंगे. सेवाइनी, सेवाइनी को फादर बोलते हैं हिस्टोरिकल स्कूल का. और इन्होंने बोला कि लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ टाइम्स एंड जर्म of which like germ of a state exists in the nature of men as made by the society. तो इन्होंने बोला कि लॉ जो है वो सोसाइटी से बन के आता है. लॉ कैन नॉट बी borrowed from the outside. और इनकी एक सबसे बड़ी बात, लॉ इन्होंने बोला मेन सोर्स ऑफ लॉ इज द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल. कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल. सेवाइनी की वॉल्क्सजिस्ट थ्योरी है. वॉल्क्सजिस्ट थ्योरी का मतलब नेशनल कैरेक्टर है. लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल और विल. तो लॉ की थ्योरी जो है वो सेवाइनी की गई है. सेवाइनीज वॉल्क्सजिस्ट थ्योरी. वॉल्क्सजिस्ट. कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए. वॉल्क्सजिस्ट थ्योरी. सो ये आता है इसके अंदर. सेवाइनी वाज ऑफ द व्यू दैट लॉ शुड नॉट बी फाउंड इन डेलिबरेट लेजिस्लेशन बट शुड बी मेड अराइज आउट ऑफ द जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल. भाई लेजिस्लेचर में बैठ के मत बनाओ. जो लॉ बनते हुए आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, जो सोसाइटी पहले से सेट करी बस उसी में उसी को मानो लॉ. खुद नया लॉ मत बनाओ. ऑब्वियसली यार इसकी कितनी बैड रेमिफिकेशन है. तो साइबर लॉ बन ही नहीं सकता, बिटकॉइन लॉ बन ही नहीं सकता. बट उसने बोला कि वही लॉज आगे चलेंगे. हेनरी मैन. हेनरी मैन ने डिवाइड किया लॉ को 4 स्टेजेस में. फर्स्ट में उन्होंने बोला कि पहले में रूलर्स डिवाइन इंस्पिरेशन में होते हैं. 4 स्टेजेस. ठीक है, तो कमांड ऑफ द रूलर्स, थेमिस्टिस और इंस्टेंट ग्रीक, जजमेंट ऑफ द किंग. तो रूलर्स जो है डिवाइन इंस्पिरेशन में काम करते हैं. फर्स्ट स्टेज होती है. रूलर्स आर बिलीव टू एक्ट अंडर द डिवाइन इंस्पिरेशन. सेकंड स्टेज में कमांड्स ऑफ किंग्स आर कन्वर्टेड इनटू कस्टमरी लॉ. सेकंड स्टेज ये होगी, अब किंग ने तो बहुत पहले बोल दिया, वो कस्टमरी लॉ बन गया. ठीक है. ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेज आएगी, कस्टमरी गोज इनटू द हैंड्स ऑफ माइनॉरिटी. ठीक है, तो यहां पर वीकनिंग ऑफ लॉ मेकिंग पावर ऑफ ओरिजिनल लॉ मेकर लाइक प्रीस्ट. द नॉलेज ऑफ कस्टम गोज इनटू द हैंड्स ऑफ माइनॉरिटी क्लास और ऑर्डिनरी क्लास एंड द रूलर इज सुपरसीडेड बाय माइनॉरिटी हु ऑर्डेन कंट्रोल ओवर द लॉ. तो अब इतना परसीड हो चुका है, इतना परलोकेट हो गया वो कस्टम की अब माइनॉरिटी बोल रही है हाँ हमें पता है कि क्या लॉ है. जनरल सब्जेक्ट्स. फोर्थ स्टेज के अंदर लॉ इज कोडिफाइड एंड प्रोमिलगेटेड. बाद में लॉ बन के आ गया, अब सबको इसको फॉलो कर रहे हैं, मेजोरिटी भी माइनॉरिटी भी. ठीक है जी. जैसे सेकंड स्टेज है कस्टमरी लॉज है, यहाँ पे कस्टम सीम्स टू हैव सक्सीडेड. उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप फर्स्ट स्टेज में भी किंग वाज मेयरली एन एग्जीक्यूटर ऑफ जजमेंट्स ऑफ गॉड नॉट द लॉ मेकर, क्योंकि वो डिवाइन इंस्पिरेशन से लॉ ले रहा है. पुछता जर्मन जूरिस्ट है, डिसाइपल ऑफ सेवाइनी है. और इन्होंने बोला है मेन कंसेप्ट इज नाइदर पीपल नॉट स्टेट अलोन कैन मेक आउट फॉर्मुलेट लॉस. बोथ स्टेट एंड इंडिविजुअल आर द सोर्सेज ऑफ लॉ. तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसने बोला नाइदर स्टेट नॉर पीपल, ना तो स्टेट बना रहा है ना लोग बना रहे हैं, दोनों मिलके बना रहे हैं. तो ये किसने बोला? पुश्ता ने. अगेन रट्टा मानना है. पुश्ता ने क्या बोला, सेवाइनी ने क्या बोला, मेनी ने क्या बोला. जैसे मेना ने 4 स्टेजेस दिए राइट, सेवाइनी ने वॉल्क्सजिस्ट थ्योरी दी. अब वहां पे कंफ्यूज हो जाओ आप, महीने ने दी वॉल्क्सजिस्ट या महीने ने दी 4 स्टेजेस. तो आपको बस इतना ही क्वेश्चन आएगा. ये तो हम क्लास में कर रहे हैं बट रट्टा लगाना है आपने. क्लास आप सुन जरूर लो क्योंकि बिना अंडरस्टैंडिंग के रट्टा लग नहीं पाता इतनी क्लासेस का. तो 2 अप्रोचेस दी, ह्यूमन विल एंड ओरिजिन ऑफ द स्टेट, ये कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पुश्ता है. और यहाँ पर हमारी क्लास जो है ये खत्म होगी. ह्यूमन विल एंड ओरिजिन ऑफ द स्टेट. आई होप आपको क्लियर है. हम लोग 2 क्लासेस और कर लेंगे ब्रेक के बाद. 7 तो नहीं करेंगे, 2 क्लासेस वी विल डू मोर. एंड आज आपका एक मेजर पार्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस खत्म हो जाएगा. कल हम ज्यूरिस्प्रूडेंस खत्म कर देंगे. सो मिलता हूं मैं आपसे. आई थिंक वी विल हैव अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर इन द क्लास. सो आई विल मीट यू एट 5:15 PM. सो थैंक यू. 5:15 पे मिलते हैं. दिव्यांशु एंड कृष्ण, आप लोग ब्रेक लें.